हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म देख चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो जरूर देख लें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप ये वाला वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के और वीडियोज नहीं देखे हैं वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और अगर आपको कोई भी जुडिशरी रिलेटेड टिप्स वगैरह वाले वीडियोस देखने हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी इस पर एक और पार्ट आएगा जो इम्पोर्टेंट केसेस रिलेटेड टू फेडरलिज्म होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको जरूर फॉलो करें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशंस की अपडेट के लिए बेल आइकन हिट करना जरूरी है, और जिनको ये वीडियो अच्छा लगता है वो लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स लोग या आपके जानने वाले जितने भी लॉ बैकग्राउंड के हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज एंड सजेशंस है तो आप मुझे ms.judiciarypoint@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। साथ ही आप मेरा फेसबुक पेज जुडिशरी पॉइंट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इससे पहले मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आज क्यों पढ़ा रही हूँ इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिसेंट में देखेंगे आपको ये कई फॉर्म में पूछता हुआ नजर आता है। आपसे अगर कहीं पे भी पूछा जाए कि कैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का फेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ आया है, या आपसे पूछा जाए कैसे डॉगमेटिक अप्रोच से डायनेमिक अप्रोच हुआ है फेडरलिज्म का, या फिर आपसे पूछे कि कैसे फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स से डेविएशन देखने को हमको मिलता है, ठीक है, या फिर यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिटरी फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इन सब क्वेश्चंस का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। और आप समझ भी रहे होंगे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ। आप कहीं पे भी देख लीजिएगा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। मैंने इस पूरे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है। ये जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो फेडरलिज्म का हुआ करता था वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म था। यहाँ पर आपको सेंटर और यूनिट्स के बीच में फेडरेशन में डिवीजन ऑफ फंक्शंस मिलेगा। आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पर जो ये दोनों स्टेट है और जो सेंटर है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया में काम कर रहा है, उनका काम अलॉटेड है, ठीक है। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में काम करते हैं? वो अलग चीज़ है, वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि जो डोमिनेंट ऑपरेटिव कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, वो ये है कि वहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में एक कॉम्पिटिशन और राइवलरी की स्पिरिट होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि ये जो वेरियस गवर्नमेंट्स हैं ये एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में काम करती हैं, क्योंकि बिना एक दूसरे के काम में एनक्रोच करते हुए ये अपना काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये साइड बाय साइड एक ही कंट्री में रह के काम कर रही हैं। तो कई तरह के रिलेशंस इसमें धीरे धीरे अराइज हो जाते हैं, और कई सारी चीज़ें हमको कई जगह पे देखने को मिलेगा कि इनको एक साथ काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में है जो अपने अपने एरिया पर काम कर रहे हैं। साथ ही जो फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट था, जैसे कि हम कह सकते हैं जो यूएसए है, कनाडा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो फेडरेशन है, वहाँ पर क्या होता था कि आपको ये कंपटीशन और राइवलरी वाली जो स्पिरिट है वो देखने को मिलती थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या था कि इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स भी देखने को साथ में मिलता था। जो यूनिट्स थी ना वो इसी वजह से, मतलब जो वो, क्योंकि कंपटीशन है तो क्या होगा, लड़ाई होगी, हर कोई बेहतर दिखना चाहता है। तो बेहतर के उसमें क्या था कि इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स हो जाते थे। यूनिट्स अपनी पावर्स और राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती थी, तो उनको वो सेंटर की पावर को ना ग्रो नहीं करने देती थी, और उनको पसंद नहीं था कि उनके डोमेन में कोई भी सेंटर का इंक्रोचमेंट हो। तो ये कॉन्सेप्ट था कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। लेकिन होता क्या है ना कि धीरे धीरे जो हमारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कन्वर्ट होने लग जाता है।
ठीक, यानी कि यहाँ पर अब हम एक देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ, और जिसके चलते आपको 3 पावरफुल फैक्टर्स देखने को मिलेंगे कि वो कैसे इस ट्रेंड को प्रमोट किया गया। तो पहला है रीजन, नेशनल एफर्ट टेक्स प्रेसिडेंस। ठीक है, मतलब क्या है, जब मान लीजिए वॉर्स वगैरह है, ठीक है, तो वॉर की सिचुएशन में क्या है, नेशनल सर्वाइवल के लिए यहाँ पर नेशनल एफर्ट ऊपर आ जाता है। ठीक है, जहां पर सेंटर या स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है तो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि नेशन को हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमको देखने को मिले, जिसके चलते क्या हुआ कि कम्युनिकेशन बहुत ही फास्टर हो गया। तो क्या ये सेंटर अपना पार्ट और स्टेट अपना पार्ट देख पाएगा? नहीं पॉसिबल है, दोनों का यहाँ पे कोऑपरेशन होना जरूरी है। आपने लेसिस फेरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि पुलिस की जो पावर थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, हम खाली इसको देखते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे हम वेलफेयर स्टेट में हमारा ये जो था सोसाइटी कन्वर्ट हो जाती है। तो जब जैसे ही सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट एमरजेंस होता है, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक की डिमांड है, उसको सोशल सर्विसेज चाहिए। तो इसके चलते क्या है कि यहाँ पे भी सेंटर और स्टेट अपने अपने क्राइटेरिया में रह के काम नहीं कर सकते हैं, दोनों को एकजुट होकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और तभी जाके ये चीज सक्सेसफुल हो पाएगी। अब अगर हम बात करें कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एडवांटेजेस क्या हैं, तो जब कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन ही तो देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि दो गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा, जिसके चलते ये दोनों अपने रिसोर्सेज को पूल अप करके अपने जो डिजायर्ड नेशनल गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। ये पहली चीज हो जाती है। फिर आती है दूसरी चीज कि सेंटर जो होती है ना, वो हमेशा एक पोजीशन में होती है यूनिट्स को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। मतलब क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि जो वेरियस गवर्नमेंट्स है फेडरेशन में, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो हालांकि एक्ट तो कर रही हैं कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लेकिन उनको साथ में काम करना ही पड़ेगा अगर पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है। और यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलता है कि मनी यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। ठीक है, जिसके चलते आपका ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो सेंटर के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कैपेसिटी तो है ही, तो वो हमेशा पोजीशन में क्या रहता है, यूनिट्स की मदद करने के लिए। और जो हमेशा स्टेट को पैसा चाहिए ही चाहिए अपनी एक्सपैंडिंग डिमांड्स को पूरा करने के लिए, जो सोशल सर्विस है उसके लिए। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर सेंटर अच्छा एड प्रोवाइड कर रहा है स्टेट को, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रमोट होगा। तीसरी चीज, ये जो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये इसको क्लोज ला रहा है, आपस में साथ में काम करने। इसी के चलते ये क्या हो रहा है कि दोनों गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के जो दोनों लेवल्स हैं, यूनियन और स्टेट, ये आपस में क्लोज आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, फंड्स के लिए गवर्नमेंट्स के बीच में कंपटीशन कम हो रहा है। नहीं तो आपस में ये फंड्स को लेके ही लड़ाई हो रही थी, कंडीशनल ग्रांट हो या कोई भी ग्रांट हो, इसके चलते ही। और हम वेरियस कंट्रीज में, चाहे यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तो या कनाडा हो, हमने देखा है कि वहाँ पर कमीशन वगैरह भी इस्टेब्लिश करी गई थी बहुत टाइम पहले, जिसके चलते इस मतलब इशू को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि फंड्स को लेके मैंने बोला ना, जैसे मनी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो फंड्स को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन था और क्लैशेस थे, जिसके लिए कुछ कमीशन वगैरह सेटअप करी गई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमको देखने को मिलता है वो ये है कि जो भी हमारा जो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हमारा रिजिड है ना, तो उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि जब नए नए डिमांड्स हैं, नए नए चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो एमर्ज हो रहे हैं डे बाई डे, तो उसको कोप अप करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको चेंज करना पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। आगे अगर हम देखें तो जो कॉमन पॉलिसीज होती है ना दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, इसको हम अगर एक डिस्कशन, एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज के साथ हम प्रमोट करेंगे तो वो बेटर काम कर पाएगी, ना कि डिक्टेशन के थ्रू। और जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने देखा भी कि हमारे यहाँ का जो फेडरेशन है ना, वो हेरार्किकली काम नहीं कर रहा है, मतलब वर्टिकली काम ना करके वो एक हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है। वर्टिकली में क्या होगा कि ऊपर वाला सुपीरियर है, नीचे वाला इंफीरियर है, सुपीरियर इंफीरियर को कमांड कर रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टली हमने देखा, मतलब कि कोई भी लाइन ऑफ कमांड यहाँ पर सेंटर से स्टेट की तरफ रन नहीं कर रही थी।
तो इसके चलते ये जरूरी है कि जो कॉमन पॉलिसीज हैं वेरियस गवर्नमेंट्स के बीच में, उसको डिक्टेशन के थ्रू प्रमोट ना करके बल्कि एक डिस्कशन हो, एग्रीमेंट हो, कॉम्प्रोमाइज हो, जिसके चलते उन सबका अच्छे से एग्जीक्यूशन हो पाएगा। तो अब चलते हैं, हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये दर्शाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर रखता है, और इसी के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बोला गया है कि यहाँ पर ना तो ये पूरी तरह से फेडरल है, ना ही ये पूरी तरह से यूनिटरी है। ये बात तो कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट की, लेकिन इसके अंदर यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस में कैसे यूनिटरी फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए। तो सबसे पहले जो आर्टिकल इसमें आता है वो है आर्टिकल 249, जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो लॉ बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू द मैटर जो स्टेट लिस्ट में दे रखा है, और वो कब बनाएगा, वो नेशनल इंटरेस्ट में बनाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि आप 249 जब पढ़ेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, लेकिन आपको ये आर्टिकल्स बेयर एक्ट से पढ़ने हैं, ठीक है। मैं मोटे मोटे तौर पर अगर इसमें बता दूं तो इसमें यह है कि अगर आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने रेजोल्यूशन के थ्रू डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, कि जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अंडर जो आर्टिकल 246 कैपिटल ए है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करता है, या कोई और मैटर है जो स्टेट लिस्ट में दे रखा है, तो अगर रिजोल्यूशन के थ्रू काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा ये अग्री कर रही है कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए फॉर द होल या फिर कोई पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, तो यहाँ पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 253 है, जिसमें यह है कि अगर मान लीजिए आपकी कंट्री है, उसकी कोई भी ट्रीटी हुई है दूसरी कंट्री के साथ, या कोई भी एग्रीमेंट या कन्वेंशन हुआ है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे तो पूरी टेरिटरी के पार्ट के लिए या फिर उसके मतलब फॉर द होल ऑफ द टेरिटरी और द पार्ट ऑफ द टेरिटरी, उसके लिए वो लॉ बना सकती है। और अगर वो चाहे तो वो कोई डिसीजन भी इम्प्लीमेंट कर सकती है उस लॉ को बना के, जो कि उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या फिर एसोसिएशन में या फिर बॉडी में बात करी गई है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इफेक्ट में लाने के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दी गई है आर्टिकल 253 में। फिर आता है आपका आर्टिकल 246, जो कि बात करता है कि अगर यहाँ पर 246 में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर डिवाइडेड है, ठीक है, कि किस मामले में पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, किस मामले में स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा और किस मामले में दोनों बनाएगा। बेसिकली तीनों लिस्ट की बात करी गई है, जो 7th शेड्यूल में हम देखते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसकी बात करी गई है। तो यहाँ पर 246 में एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि अगर दोनों जो लिस्ट हैं, अगर उस पर लॉ बन रहा है और दोनों यूनियन ने और स्टेट ने दोनों ने लॉ बना दिया है, तो जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है, चाहे वो स्टेट लॉ के पहले बनाया हो या फिर बाद में बनाया हो, हमेशा यूनियन का ही लॉ यहाँ पर प्रिवेल करेगा, ठीक है। मतलब अगर तीनों लिस्ट के मैटर में कहीं पे भी ओवरलैपिंग होती है तो प्रीडोमिनेंस हमेशा आपको यूनियन को दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देखते हैं वो 304 देखते हैं। 304 आप पहचान पा रहे होंगे, ये ट्रेड एंड कॉमर्स का है, जो कि हमारा चैप्टर 13 है। तो 304 में क्या है कि यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो लॉ बना सकती है कुछ गुड्स पे टैक्स इम्पोज करने के लिए, ठीक है, वो डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, वो आप पढ़ लेना। कुछ गुड्स पे टैक्स इम्पोज करने के लिए, एंड दूसरा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने के लिए ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो भी हमारे स्टेट के अंदर हो रहा है इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है लॉ बनाने की। लेकिन जो मैं यहाँ पर 304 के जिस क्लॉज की बात कर रही हूँ वो है उसका प्रोविजो, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी अमेंडमेंट या लॉ कोई भी अमेंडमेंट या फिर बिल फॉर द पर्पस ऑफ कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो स्टेट लेजिस्लेचर इम्पोज करना चाह रही है, वो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में मूव तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट की सैंक्शन ना मिल जाए। मतलब कि कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज करने हैं उससे रिलेटेड अगर पास किया जाना है,
तो उसके पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये लेजिस्लेटिव मामले में आप यूनिटरी फीचर्स देख सकते हैं। हमने कितने देखे? हमने इसमें टोटल 4 देखे। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। फिर आता है आर्टिकल 256, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है, इट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड एज टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब यहाँ पर यह है कि जो पार्लियामेंट लॉज बना रही है या फिर आपकी स्टेट में जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, हमेशा उनके कंप्लायंस में ही एग्जीक्यूटिव अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी। ठीक है, देयर शुड बी नो इनकंसिस्टेंसी विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। फिर आता है आर्टिकल 365, जिसमें प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये डिक्लेयर कर देगा कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जो है वो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर स्टेट फेल हो जाता है टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस जो कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ने दे रखी हैं, मतलब हर मामले में आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लॉ बना रखा है उसके कंप्लायंस में काम करना है, और अगर आप इनकंसिस्टेंसी में काम करेंगे तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस उसके फेस करने पड़ेंगे। थर्ड आता है फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस में वैसे तो आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको चैप्टर अगर पता है तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आर्टिकल 275 मेंशन कर दिया है क्योंकि ये वाला आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि आपको जो फाइनेंशियल रिलेशंस वाला जो चैप्टर है वो आपका 264 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूनिटरी फीचर हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो जो 275 है उसमें क्या है कि जो स्टेट्स है वो पूरी तरह फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए यूनियन पे डिपेंडेंट है, ग्रांट इन एड के थ्रू। ठीक है, जितना भी यूनियन ग्रांट देती है वो उस तरीके से उसको एक्सेप्ट करती है। देन फिर आप आगे देखेंगे कि जो टैक्सेशन की जो पावर है ना, अच्छा किन मामलों में जो स्टेट्स एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ छोटे छोटे मामलों में, जैसे इनका द मोर इम्पोर्टेंट इज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज। ठीक है, अदर देन दोज स्पेसिफाइड आर्टिकल्स एंड द कस्टम्स जो कि यूनियन को रिजर्व कर रखे हैं। तो यहाँ पर जो पावर ऑफ द टैक्सेशन है जो कि वेरियस एंट्रीज के थ्रू लिस्ट 2 में दे रखी है, उस पर भी क्या है, पार्लियामेंट जो यूनियन है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल रिलेशंस में हमको यूनिटरी फीचर देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 3 है आपका, आप सबको पता है कि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो स्टेट के दायरे को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, स्टेट के नाम को चेंज कर सकती है, वो चाहे तो नया स्टेट बना सकती है, टेरिटरी को स्टेट से सेपरेट करके, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को यूनाइट करके, या फिर टेरिटरी को किसी स्टेट के पार्ट से यूनाइट करके। तो ये सारी चीज़ों में पार्लियामेंट के पास पावर है। अब यहाँ पर मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ वो ये है कि कोई भी बिल इस पर्पस के लिए किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं होगा जब तक कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं आती है। तो यहाँ पर अगेन आपको सेंटर स्ट्रांग होता नजर आएगा, मतलब जो एग्जिस्टेंस स्टेट की है वो स्वीट विल ऑफ द यूनियन पे डिपेंड कर रही है। फिर हम आर्टिकल 155 में गवर्नर का अपॉइंटमेंट देखते हैं कि जो गवर्नर स्टेट्स के होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं और वो प्रेसिडेंट को ही आंसरेबल होते हैं, एंड दे आल्सो होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये एक्ट करते हैं इन अ मैनर जो कि सुटेबल है प्रेसिडेंट के लिए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पर आपको कुछ प्रोविजंस भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे जहाँ पे गवर्नर को क्या करना होता है कि जो सर्टेन स्टेट लॉज हैं वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजने होते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड नहीं है असेंट देने के लिए। जैसे कि जो आर्टिकल 200 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको आप पढ़िएगा। मैं अभी सिर्फ इस रेफरेंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो इतना पार्ट है जो 200 है, उसका जो सेकेंड प्रोविजो है वो ये कहता है कि अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि उसके ओपिनियन में, मतलब जो बिल पास किया गया है, जो बिल उसके पास असेंट के लिए गवर्नर के पास आया है, अगर गवर्नर की ओपिनियन में अगर वो लॉ बन गया तो वो हाईकोर्ट की पावर्स को डेरोगेट करेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन को एंडेंजर में डाल रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उस कोर्ट को प्रोवाइड करी गई है। तो वो फिर बिल जो है सीधे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, यानी कि वो रिजर्व रख देगा, गवर्नर जो होंगे वो प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर देंगे, और फिर वहां पर प्रेसिडेंट की असेंट जाएगी कि ये बिल बनना जरूरी है, मतलब बिल जो है ये एक्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 356। इमरजेंसी में क्या होता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर्स का सेंटर और स्टेट के बीच में, उसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 356 में हम पढ़ते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिसॉल्व हो जाती है और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। अब ये कब होता है? जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट की फेल हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है, ये तो डिस्कशन जो है ये आपका इमरजेंसी में आ जाता है। लेकिन बात कहने की यहाँ पर ये है कि अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जा रही है और इमरजेंसी जब यहाँ प्रोक्लेम हो रही है, तो पूरी पूरी पावर किसके पास आ गई? सेंटर के पास आ गई। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता है, तो हमारे यहाँ आप खाली सिंगल और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमारे पास यूनिफॉर्म और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की बात करता है। मतलब कि एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम पढ़ते हैं ना, तो ये उसकी बात करता है। अभी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ फंक्शन है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं कहेंगे, डिवीजन ऑफ फंक्शंस बेसिकली कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो ये वही कह रहा है। तो अगर वहाँ पर ये यूनिफॉर्म और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, तो ये भी एक तरह से सेंटर को पावर जा रही है। आर्टिकल 263 में हम इंटर स्टेट काउंसिल देखते हैं। कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा और कुछ लोगों के लिए नया होगा। इसका जो आर्टिकल है वो 263 है। होता क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को कभी लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के चलते, ठीक है, एक काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए। अब वो काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट क्यों होगा? पहली चीज, मान लीजिए स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उसके बीच में इंक्वायरी करनी है या फिर कुछ एडवाइस देनी है, तो इसके चलते। दूसरा, अगर कुछ भी जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर डिस्कस करना है या फिर इन्वेस्टिगेट करना है, जिसमें सारे के सारे स्टेट्स या कुछ स्टेट्स या फिर यूनियन या फिर एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट है। समझ में आया? मतलब कि यूनियन है और मतलब कुछ स्टेट्स हो गए या सारे स्टेट्स हो गए, अब उन सब के लिए कोई कॉमन इंटरेस्ट का कोई टॉपिक है, तो अगर उन पर इन्वेस्टिगेशन करनी है या उस पर डिस्कशन करना है, तो इसके चलते। एंड तीसरा, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, इन पर्टिकुलर अगर रिकमेंडेशंस मिल रही है कि कोई पॉलिसी और एक्शन के चलते बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो फिर उसमें रिकमेंडेशंस के लिए इस काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया जा सकता है और ये प्रेसिडेंट के लिए लॉफुल होगा कि वो इस काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट करे और उसकी जो नेचर एंड ड्यूटीज है वो उसको प्रेसिडेंट द्वारा बताई जाए। तो ये आर्टिकल 263 में आप देखते हैं। लास्ट जो हम देख रहे हैं वो मैंने पहले भी बात करी थी आर्टिकल 304 की। हम देखते हैं पार्ट 13 जिसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। ये आपका पूरा चैप्टर है जो कि 301 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पूरे कंट्री में हो, मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस है ना पार्ट 13 के, उसका एम क्या है? इंडिया को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट बनाना फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और जिसमें कंट्रोल लेकिन किसका मांग रहा है? वो यूनियन पार्लियामेंट और यूनियन एग्जीक्यूटिव का। आप जब देखेंगे, आप ये वाला पार्ट जरूर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये आपका ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन हाँ केसेस हैं इसमें इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 301 से 307 तक है। तो आप इसमें खुद देखेंगे, जैसे 304 में मैंने बोला कि लेजिस्लेचर को पावर तो दी जा रही है, लेकिन अब उसको बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसके पास पावर आ गई? प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई। देन आपको देखने को मिलेगा 302 में पार्लियामेंट को पावर दी जा रही है कि वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है, ठीक है, इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं यूनियन पार्लियामेंट और यूनियन एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के चलते ये एक ट्रेड एंड कॉमर्स को चाहते हैं कि वो पूरी कंट्री में फ्रीली ऑपरेट हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों से फिर से कहूँगी कि इसको बैराक्ट से आप ज़रूर पढ़ें, बुक से भी पढ़ें, और ये आपका यूनिटरी फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको फेडरल कैरेक्टरिस्टिक से भी कुछ प्रोविजंस मैंने डिस्कस किए थे, तो आपको पता होने चाहिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस हैं जो फेडरल की बात कर रहे हैं, कौन से हैं जो यूनिटरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनेगा, लास्ट वीडियो होगा फेडरलिज्म पे, उसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू फेडरलिज्म, क्योंकि अब आपको सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन भी जानना जरूरी है कि वो क्या कहती है फेडरलिज्म के बारे में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ ये वीडियो आप लोग लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।